you have this chat box. You can type there. So coming to morphology and syntax, welcome back. We have already discussed word formation process. In word formation, we learned how words are or new words are formed. अब ये जो वर्ड की जो ये फॉर्मेशन जो प्रोसेस है, जो अल्फाज बनते हैं, उसको डील करती है मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी से कनेक्टेड है, लेकिन ये लिंग्विस्टिक्स के अंदर इट डील्स विद द बिट्स ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, कि वर्ड्स मेकिंग कैसी होती है, अल्फाज बनते कैसे हैं. So in linguistics, morphology is a study of words, how they are formed and their relationship to other words in the same language. अल्फाज बनते कैसे हैं, वर्ड्स हैं क्या, और उनका उसी जुबान के अंदर एक दूसरे अल्फाज से ताल्लुक क्या है. So it analyzes the structure of the words and parts of the words such as stems, root words, prefixes, suffixes. So stem basically वो एक मेन एक फ्री लेक्सिम होता है एक एक्स्ट्रा एंट्री डिक्शनरी में, जिसके साथ रूट वर्ड्स या प्रीफिक्सेस फिक्सेस लगा के रूट वर्ड्स या स्टेम्स के साथ प्रीफिक्सेस फिक्सेस लगा के हम मुख्तलिफ वर्ड्स ऐड करते जाते हैं. तो मॉर्फोलॉजी इन तमाम चीज़ों को डील करती है कि अल्फाज हैं क्या, कैसे बनते हैं, इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, किस तरह इनमें कमी ज्यादती हो जाती है, इजाफा हो जाता है. So we can recognize that English word forms such as talks, talker, talked, and talking must consist of one element, talk, and a number of other elements such as ending at s, ending at er, ed, and ing. All these elements are described as morphemes. So the definition of a morpheme is a minimal unit of meaning or of grammatical function. अब इसको देख लेते हैं. ये क्या है कि अगर एक वर्ड को हम लेते हैं टॉक, TALK, तो उसकी एक हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं. टॉकर भी एक वर्ड है, टॉक्ड भी एक वर्ड है, टॉकिंग भी एक वर्ड है. इनमें फर्क क्या आ रहा है उस मेन स्टेम वर्ड की एंडिंग में, कि कहीं पे हम एस लगा के एंड कर रहे हैं टॉक्स में, कहीं पे टॉकर की तरह ER एंड कर रहा है, कहीं पे टॉक में ED एंड हो रहा है, और टॉकिंग में ING पे एंडिंग हो रही है. तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे ये मॉर्फीम्स हैं. लाइक टॉक इज वन मॉर्फीम, एंड जो एंडिंग है S, एंडिंग ER, एंडिंग ED, एंडिंग ING, ये भी मॉर्फीम्स हैं. अब डेफिनेशन क्या मॉर्फीम की? मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन, यानी सबसे छोटा यूनिट जो कि मीनिंगफुल हो या ग्रामेटिकल फंक्शन रखता हो. जिस अब ये एग्जांपल देखें, वॉक एंड वॉकर. अब वॉक एक चीज है, वॉकर इज हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स. इनके मीनिंग सेम नहीं है, यानी इसमें लेक्सिकल डिफरेंसेस आ रहे हैं. वॉक इज समथिंग एल्स, वॉकर इज समथिंग एल्स. सो दिस इज अ चेंज इन यूनिट ऑफ मीनिंग. लेकिन वॉक के साथ एस लगा दें तो उसमें ग्रामेटिकल फंक्शन यानी टेंस चेंज हो रहा है, उस वर्ड का बेसिक मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टेंस चेंज हो रहा है. ऊपर वाले में वॉक एंड वॉकर में मीनिंग चेंज हो रहा है. एग्जैक्टली वॉकर इज समथिंग एल्स, वॉक इज समथिंग एल्स. लेकिन वॉक एंड वॉक्स का कोई डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ ग्रामेटिकल फंक्शन का डिफरेंस है. तो मोफोलॉजी इन तमाम कॉन्सेप्ट से डील करती है, इन तमाम चीजों से डील करती है. और मॉर्फीम्स जो है ये मिनिमल यूनिट्स हैं, मीनिंगफुल यूनिट, ये ग्रामेटिकल फंक्शन. यानी यहाँ पे ER और S, वॉकर और वॉक्स में, ये एक मीनिंगफुल यूनिट भी बन रहा है या ग्रामेटिकल फंक्शन भी अदा कर रहा है. तो ये इन छोटे छोटे सेट्स को मॉर्फीम्स कहते हैं, जो आगे हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. So one way to treat differences in inflectional morphemes is by proposing variation in morphological realization rules. अब morphs morphology के साथ एक और मिलता जुलता concept है. In order to do this, we draw an analogy with the same processes already noted in phonology.
फोनोलॉजी में हम ऑलरेडी ऐसे कॉन्सेप्ट से गुजर चुके हैं। जस्ट एज वी ट्रीटेड फोन्स एज द एक्चुअल फोनेटिक रियलाइजेशन ऑफ फनीम, तो फोन का हमें पता है कि फोन क्या है, वो एक्चुअल रियलाइजेशन। फनीम कहाँ है, एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है हमारे माइंड में। इसी तरह जो वी कैन प्रपोज morph as the actual form used to realize morphemes. कि morphemes abstract हैं और उनकी जो एक्चुअल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड morph. I hope this should be clear. कि हमने पढ़ा था फोन एंड फनीम। तो फनीम मिनिमल यूनिट था, यहाँ पे मॉर्फीम मिनिमल यूनिट है। वो मिनिमल यूनिट था साउंड का, ये मिनिमल यूनिट है वर्ड्स का। तो वो फोनीम जो था वो एब्स्ट्रैक्ट यूनिट था, मॉर्फीम भी एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है। अब जो फोन था वो उसी मॉर्फीम की फिजिकल रियलाइजेशन थी। यहां पे जो morph है, that is a physical realization of a morpheme. Or for example, the form cats consists of two morphs. पहले तुमने देखना है कि cats वर्ड में हमने जैसा पहले वाला टॉक्स, तो इसमें टॉक एक मॉर्फीम है, एस एक मॉर्फीम है। टॉकर टॉक एक मॉर्फीम है, ई आर लगा के वो एक और मॉर्फीम उसमें ऐड हो रहा है, यानी लफ्ज एक है उसमें मॉर्फीम ज्यादा है। ठीक है। इसी तरह आप टॉक्ड TALKED, टॉक एक अलग कंप्लीट वर्ड है जिसमें टॉक एक अलग मॉर्फीम है और ED अलग मॉर्फीम है। मिनिमल यूनिट मींस आपके TAL को आप मजीद बाइफरकेट नहीं कर सकते, मजीद तोड़ नहीं सकते, तो मिनिमल यूनिट है टॉक। तो टॉक इज द मिनिमल इन अ वे। अब इसमें बेसिकली जो मॉर्फ्स हैं, मॉर्फ्स फिजिकल रियलाइजेशन है। अब जैसे हमारे पास वर्ड है कैट्स, अब कैट्स में दो मॉर्फीम्स हैं, कैट एंड एस, जो कि उसे प्लूरल बना रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ two morphs when it is written, when it is physically realized. ठीक है। Realizing a lexical morpheme and an inflectional morpheme. अब इसमें lexical morpheme भी है, inflectional morpheme है, यानी हम इसमें cat क्या है वो lexical morpheme है, s क्या है वो inflectional morpheme है। हर इसमें कंफ्यूजन है, इसको हम पढ़ते हैं आगे जाके कि lexical क्या होता है, inflectional क्या होता है, लेकिन हमारे पास दो morphemes हैं। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द वर्ड शीप? अब शीप क्या है, ये अपने कंफ्यूज नहीं होना कि कैट्स को दो मॉर्फीम में क्यों नहीं कह रहा। मॉर्फीम तब है जब वो हमारे माइंड में है, जब वो सामने आ गया, फिजिकली रियलाइज हो गया, तो वो मॉर्फ बन गया। अब व्हाट अबाउट द वर्ड शीप? क्योंकि कैट्स के आगे तो हम एस लगा देते हैं और उस तरह हम इसमें दो मॉर्फ्स भी ले लेते हैं या एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे दो मॉर्फीम्स ले लेते हैं। देन व्हाट अबाउट द वर्ड शीप, जो कि सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी यूज हो सकता है। सो शीप, ये आपने याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट शीप ऑलवेज कैरीज अ जीरो मॉर्फीम विद इट। यानी जीरो मॉर्फीम कौन सा है? एस। क्योंकि हमें पता है कि शीप अगर हम एक के लिए बोल रहे हैं तो वो सिंगल शीप है, हमारे माइंड को आइडिया है। जब हम ज्यादा के लिए बोल रहे हैं तो हम प्लूरल के लिए बोले, ये भी हमें पता है, लेकिन लिखते हम शीप हैं। लेकिन जब हम इसको बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे तो शीप प्लस जीरो मॉर्फीम, जो कि एस ब्रैकेट में है, इट मींस कि एस है लेकिन नजर नहीं आ रहा। सिमिलर इज द केस विद विमेन, मेन, फिश, उसमें भी जीरो मॉर्फीम प्लूरल के लिए यूज होता है। अब यहां पे बेसिकली जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास मॉर्फीम्स दो हैं और एक मॉर्फ है। एक मॉर्फ क्यों है? क्योंकि फिजिकल रियलाइजेशन हमारे पास एक हो रही है। कैट्स की तरह दो मॉर्फ्स हमारे सामने नहीं आ रहे, CAT प्लस S, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे दो मॉर्फीम्स हैं और मॉर्फ के लेवल पे दो मॉर्फ्स हैं। यहां पे हमारे पास फिजिकल लेवल पे एक मॉर्फ आ रहा है, क्योंकि इसका वो जो एस है अगर प्लूरल के तौर पे लेंगे वो नजर नहीं आ रहा, वो हमारे माइंड में है। तो माइंड में जो चीज है वो मॉर्फीम है। सो शीप एज अ प्लूरल हैज टू मॉर्फीम्स बट वन मॉर्फ। Same is the case with allomorph. Like we went through allophones. Allophone क्या है? वो किसी पर्टिकुलर फोन के वेरिएंट्स है।
सो हम उनके बारे में जान लेते हैं। जिस तरह हमने देखा टार एंड स्टार, टार और स्टार इनकी प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, लेकिन वर्ड बेसिकली वो जो मैनर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से देखें तो सेम जगह से अदा हो रहा है। एक में सिर्फ एस्पिरेशन है और एक में नहीं। सो एक फोन है और एक उसका एलोफोन है। यहां पे हमारे पास क्या है कि एक मोफीम का जो एक वेरिएंट है उसको हम या एक मॉर्फ का जो वेरिएंट है उसको हम एलोमॉर्फ कहेंगे। लाइक एलो मींस वन ऑफ अ क्लोजली रिलेटेड सेट, बड़ा क्लोज जो किसी के हो, मिलता जुलता। अब जो प्लूरल morpheme है, like note it can be attached to a number of lexical morpheme to produce structures like cat plus plural, bus plus plural, sheep plus plural, even a man plus plural. So in each of these types, the actual forms of the morphs that result from the morpheme plural are different, yet they're all allomorphs of the one morpheme. इनकी जो प्लूरल्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन वो एक ही मॉर्फीम के एलोमॉर्फ्स हैं। फॉर एग्जांपल कैट है तो कैट के साथ एस लगाएंगे, कैट्स हो जाएगा, सिंगल एस। बस BUSSES, बसेस, तो वो उसको प्लूरल बना रहा है। शीप के साथ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाता है। मैन के साथ हम EN लगा देंगे तो मैन बन जाएगा। सो दिस इज हाउ वी मेक प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। लेकिन in these examples, in each example, the actual form of the morph that results from the morpheme plural are different. यानी morph की actual form different है। morph अब यहां पे क्या होगा, यानी morpheme plural हमें पता है, हमारे माइंड में abstract आइडिया है कि हमने एक morpheme बनाना है। हम S लगा के morpheme बना लेते हैं, हम SSES या ES लगा के morpheme बना लेते हैं। हम कुछ नहीं भी लगाते तो वो प्लूरल बन जाता है, या हम AN को EN लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। अब ये बेसिकली वो मॉर्फीम्स हमारे माइंड में है, लेकिन वो जो मॉर्फ्स हम लगा रहे हैं वो डिफरेंट है। कहीं पे एस लग रहा है, कहीं पे SSES लग रहा है, कहीं पे हम कुछ भी नहीं लगा रहे, कहीं पे ए को ई में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये तमाम के तमाम एलोमॉर्फ्स हैं वन मॉर्फीम के। वो मॉर्फीम क्या है, प्लूरल। अब अगेन मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं कि हमारे माइंड में एक आइडिया है, क्योंकि मॉर्फीम इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट यूनिट, तो हमारे माइंड को पता है कि हमने प्लूरल बनाना है। तो जो वर्ड है प्लूरल, जो एक प्लूरल का कॉन्सेप्ट होता है हमारे माइंड में, अब उस प्लूरल मॉर्फीम के हमारे पास डिफरेंट मॉर्फ्स हैं, जो कि कैट के प्लूरल में एस की सूरत में सामने आते हैं, बस की सूरत में SES की सूरत में सामने आते हैं, शीप की फॉर्म में किसी सूरत में सामने नहीं आते, मैन या वुमेन के सामने उस शेप में ए को हम ई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंट मॉर्फ्स हैं जिनके पीछे मॉर्फीम एक ही है, प्लूरल, जो कि हमारे माइंड में। सो दीज आर एलोमॉर्फ्स। नाउ फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स। अब हमारे पास कुछ मॉर्फीम्स हैं जो फ्री होते हैं, कुछ मॉर्फीम्स हैं जो बाउंड होते हैं, जिनको हम बाउंड मॉर्फीम्स कहते हैं। अब इसकी डिस्टिंक्शन हम कर सकते हैं दोनों टाइप्स के दरमियान। फ्री मॉर्फीम्स वो हैं जो कि अकेले स्टैंड कर सकते हैं, यानी इनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, अपाहिज नहीं है। And which are those forms that cannot normally stand alone are known as bound morphemes. Free morpheme क्या है? Like open and tour. अब open और tour दो अलग अलग वर्ड है, इनके साथ मैं कोई लफ्ज ऐड नहीं भी करूंगा आगे पीछे तो ये लफ्ज अपनी मीनिंग दे रहे हैं। बाउंड मॉर्फीम्स कौन से हैं? जिनको जब तक किसी वर्ड के साथ अटैच नहीं किया जाएगा वो मीनिंग नहीं देंगे। जैसा प्रीफिक्स री है, या सफिक्स इस्ट है, या सफिक्स एड है, या सफिक्स एस है। ये वो फॉर्म्स हैं जो कि अफिक्सेस कहलाती हैं। हमने पढ़ा था प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर नोन एज अफिक्सेस। तो जो अफिक्सेस जितने भी हैं हमारे, जिसमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आते हैं, वो सारे के सारे बाउंड मॉर्फीम हैं, वो अकेले कोई मीनिंग नहीं देते। फ्री मॉर्फीम जो हैं उनके साथ जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो मीनिंग निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओपन है तो ओपन के साथ अगर मैं ER लगा दूंगा तो वो ओपनर बन जाएगा, ING लगा दूंगा वो ओपनिंग बन जाएगा, S लगा दूंगा ओपन्स बन जाएगा। टूअर, टूअरिस्ट, टूअरिस्ट्स। तो ये एक चीज से
हमने एस लगाया, IST लगाया, एस लगा दिया, 3 हमने बाउंड मॉर्फीम लगा दिए। तो बाउंड मॉर्फीम जो है वो अकेले कोई मीनिंग नहीं दे सकते, फ्री मॉर्फीम्स अकेले मीनिंगफुल हैं, वो अपना मीनिंग कन्वे करते हैं। So when they are with bound morphemes attached, bound morpheme को अटैच करते हैं किसी फ्री मॉर्फीम के साथ, the basic word forms are technically known as stem. तो जो वर्ड है ओपन, उसके साथ अगर मैं ER अगर बाउंड मॉर्फीम लगा दूंगा तो ओपन क्या बन जाएगा? स्टेम। जिस तरह स्टेम के आगे से ब्रांचेस निकलती हैं पौधे में, इसी तरह वो स्टेम बन जाएगा, उसके आगे से ओपनर, ओपनर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम उसके आगे पत्ते या ब्रांचेस ऐड करते गए तो ये स्टेम बन जाएगा। फ्री मॉर्फीम जो बाउंड मॉर्फीम है वो उसके साथ ऐड होते रहेंगे। फिर लेक्सिकल एंड फंक्शनल मॉर्फीम्स। अब इनमें हमारे पास लेक्सिकल मॉर्फीम्स भी हैं और फंक्शनल मॉर्फीम्स भी हैं। 2 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ऑर्डिनरी नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स। वी थिंक ऑफ द वर्ड दैट कैरी द कंटेंट ऑफ द मैसेज वी कन्वे। These free morphemes are called lexical morphemes. And some examples are like girl, man, house, sincere, open, look, break, this and that. We can add new lexical morpheme to the language rather easily. So they are treated as an open class of words. कि हम नए lexical morphemes भी इनके साथ ऐड कर सकते हैं। Facebook, अब ये lexical morpheme है जो हमने ऐड कर दिया इसके साथ। अब ये लेक्सिकल मॉर्फीम्स कौन से होते हैं? ये लेक्सिकल मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स हैं, या इन अदर वर्ड्स इंग्लिश में ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनको जब आप किसी हेडिंग में लिखेंगे तो आप इनको हमेशा मतलब आप किसी ऐसे में लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, आप विजिट टू जू, तो उसमें नाउन्स, एडजेक्टिव्स या आपके जो एडवर्ब्स और प्रोनाउंस हैं ये बड़े आते हैं। आपके इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस और आपकी प्रीपोजिशंस ये छोटे लेटर्स के साथ स्टार्ट होती हैं। अब मॉर्फीम्स की दूसरी जो शेप है लेक्सिकल के अलावा वो है फंक्शनल मॉर्फीम। ये हम फ्री मॉर्फीम्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है? बेसिकली जो फंक्शन सिर्फ कोई फंक्शन प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, ऑफ, ऑन, नेयर, अबव, इन, दम। अब ये वो वाले वर्ड्स हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर कोई इनका लेक्सिकल रोल नहीं है, इनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, लेकिन ये अटैच होते हैं एज कंजंक्शंस या प्रीपोजिशंस, उसमें आर्टिकल्स भी हैं। ये उन चीजों को आपस में, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। इनका काम फंक्शनल नोयत का है, तो इनको हम क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि इनको मजीद ऐड नहीं किया जा सकता। बट को हम जो है कहने को तो इफ्स एंड बट्स कह देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट टेक्निकली ट्रू। वेन्स नहीं कह सकते, बिकॉज नहीं कह सकते, ONED, ऑन्ड नहीं कह सकते। इन वर्ड्स के अंदर फर्दर एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। ये क्लोज्ड क्लास वर्ड्स हैं। जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए वो ओपन क्लास वर्ड्स हैं, उनके साथ एडिशन पॉसिबल है। नाउ कमिंग टू द बाउंड मॉर्फीम्स, तो हमारे पास उसमें डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कौन से मॉर्फीम होते हैं? जिसके अंदर हम जब एक वर्ड के साथ प्रीफिक्सेस या फिक्सेस या स्फिक्सेस लगा देते हैं तो वर्ड के अंदर चेंज आ जाती है। फॉर एग्जांपल सक्सेसफुल लेक्सिकल मॉर्फीम है, आपका फ्री मॉर्फीम है। इसके साथ मैं अगर लाइक अन लगा देता हूं स्टार्ट में, सो दिस इज लाइक एक मीनिंग चेंज हो गया वर्ड का, एक नया वर्ड आ गया हमारे पास इंग्लिश में, लेकिन वो एक बाउंड मॉर्फीम और एक फ्री मॉर्फीम का मिक्सचर है। उसके एंड में मैं फुल लगा देता हूं तो अनसक्सेसफुल हो गया, आगे नेस लग गया तो अनसक्सेसफुलनेस बन गया। ठीक है, हमारे पास एक स्टेम थी जो कि हमारा लेक्सिकल मॉर्फीम था, फ्री मॉर्फीम था, उसके साथ हमने एफिक्सेस ऐड किए तो मुख्तलिफ वर्ड्स डिराइव कर लिए। तो ये डेरिवेशनल क्या है? जिसमें हम डिराइव करते हैं, एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज बना लेते हैं, पॉसिबल होता है। इन्फ्लेक्शनल जो है वो सिर्फ रोल प्ले करता है एक टेंस का। इसमें सिर्फ टेंस का एक रोल प्ले है कि हम इन्फ्लेक्शनल को डील करते वक्त वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द चेंज इन टेंस,
उसकी लेक्सिकलिटी में फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल टॉक है, अगर सक्सेस है तो सक्सेस के साथ मैंने अन लगा दिया, सक्सेसफुल के साथ, तो अनसक्सेसफुल मीनिंग चेंज हो गया ना, डिफरेंट हो गया मीनिंग। ये डेरिवेशनल है। इन्फ्लेक्शनल में क्या होगा कि टॉक के साथ अगर एस टॉक्स कर देता हूं मैं, तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, टेंस चेंज हुआ। तो वो जो फंक्शनल किस्म की नोयत के मोर्फीम होते हैं वो यहां पे रोल प्ले करते हैं, इसको हम इन्फ्लेक्शनल मोर्फीम कहते हैं, जिसमें हम पास्ट टेंस कर देते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस यूज कर देते हैं, लेकिन लेक्सिकल उसमें जो रोल है उस मेन का वो सेम रहता है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। डेरिवेशनल में मीनिंग चेंज हो सकता है, इसमें मीनिंग चेंज नहीं होता। नाउ कमिंग टू सिंटैक्स। In linguistics, syntax is a set of rules, principles, and processes that govern the structure of a sentence in a given language, usually including word order. So it talks about the structure of a sentence. कि एक sentence का structure कैसा होना चाहिए, कौन सा structure ठीक है, कौन सा structure गलत है. So syntax is the study of the structure of sentence. Now within syntax we have deep and surface structure. अब हमारे पास structures दो तरह के हैं, एक apparent नोयत का, एक abstract नोयत का. अब दो हमारे पास different sentences हैं. Charlie broke the window or the window was broken by Charlie. Apparently different और same भी हैं. Now in traditional grammar, the first is called an active sentence, focusing on what Charlie did, and the second is a passive sentence, focusing on the window and what happened to it. अब इसमें distinction क्या? The distinction between them is a difference in their surface structure, that is different syntactic form they have in individual English sentences. However, this superficial differences from disguises that fact that two sentences are very closely related and even identical at some less superficial level. यानी apparently हमारे लिए इन दोनों sentences में फर्क नहीं है. खिड़की चार्ली ने तोड़ी, ये चार्ली ने खिड़की को तोड़ा, sentences apparently हमारे लिए same है. लेकिन जो underlying level है, where the basic components noun phrase verb plus noun phrase, यानी हमारे पास noun phrases होती हैं हर sentence में, जिसमें predominantly एक noun होता है या pronoun होता है, फिर verb होता है कि जो काम किया जाता है, फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो भी नाउन होता है जिस पे कोई काम होता है. अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से शेयर्ड बाय टू सेंटेंसेस मे बी रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड देयर डीप स्ट्रक्चर. अगर हम इन चीजों को सामने रखेंगे और इसके ऊपर उस सेंटेंस का एनालिसिस करेंगे तो ये हम उसका डीप स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहे हैं. सो द डीप स्ट्रक्चर इज एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल, जैसे मैंने आपको कहा, and it is about structural organization in which all the elements determining structural interpretations are represented. The same deep structure can be the source of many other surface structures, such as it was Charlie who broke the window, was the window broken by Charlie. In short, the grammar must be capable of showing how a single underlying abstract representation can become different surface structures. कि हमारे पास माइंड में जो आइडिया मैंने काम होते देखा कि उसने गिलास तोड़ा. अब गिलास का टूटना मेरे एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है. अब उसके एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मैं उसके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स बना सकता हूं. सॉरी, इसके सरफेस लेवल पे कि मैंने जो उस बात को बोलना है, जैसे मैंने जैसे उसको बयान करना है. ये गिलास सलीम ने तोड़ा, सलीम ने ये गिलास तोड़ा, ये वही गिलास है जो सलीम ने तोड़ा, ये वही सलीम है जिसने गिलास को तोड़ा, ये वही गिलास है जो सलीम से टूटा, ये वही सलीम है जो जिम्मेदार था इस गिलास के टूटने का. बहुत सारे सेंटेंसेस, अनलिमिटेड सेंटेंसेस आप बना सकते हैं उस एक डीप सरफेस स्ट्रक्चर से. लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क पड़ेगा जब हम नाउन फ्रेज, वर्ब्स और नाउन फ्रेज, जब उसका एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखते हैं, देन वी कम टू नो कि व्हाट इज डिफरेंस इन देम. क्योंकि हर जो सरफेस स्ट्रक्चर, एक डीप स्ट्रक्चर में देखा कि गिलास
सलीम ने गिलास तोड़ दिया। अब इसका डीप स्ट्रक्चर एक है, लेकिन उसके सरफेस स्ट्रक्चर में उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, डिफरेंट उसकी लाइक पोजीशंस हो सकती हैं वर्ड्स की। ये गिलास सलीम ने तोड़ा, सलीम ने ये गिलास तोड़ा, ये गिलास सलीम से टूटा, सलीम था जो इस गिलास को तोड़ने का जिम्मेदार बना। इन अ वे के एक सरफेस स्ट्रक्चर से हमने एक डीप स्ट्रक्चर से हमने सरफेस स्ट्रक्चर्स डेवलप किए। इसको भी मैं आपको मजीद इसको क्लियर करता हूं ट्री डायग्राम्स की तरफ जाके। नाउ लेट्स से हमारे पास दो डिस्टिंक्ट डीप स्ट्रक्चर्स हैं। वन एक्सप्रेसेस द आइडिया Annie had an umbrella and she bumped into a man with it. The other expresses the idea that Annie bumped into a man and the man happened to be carrying an umbrella. तो पहला सेंटेंस क्या था कि एनी के पास एक अम्ब्रेला थी और वो एक अम्ब्रेला के समेत एक बंदे से उसकी टक्कर होगी। दूसरा सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि एनी की टक्कर हो गई एक बंदे से जो कि अम्ब्रेला जिसने कैरी की हुई थी। अब ये दो डिफरेंट वर्जन्स हैं। ये इवेंट्स दे मे बी एक्सप्रेस्ड विद द सेम सरफेस स्ट्रक्चर फ्रॉम एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला। कि एनी की मतलब उर्दू में तो वो डिफरेंट हो जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश, Annie bumped into a man with an umbrella. अब ये मुझे पता है कि मेरे माइंड में क्या है, सुनने वाले को पढ़ने वाले को वो डीप स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, सरफेस स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। The surface structure says कि Annie bumped into a man with umbrella, but this is again confusing कि umbrella was with the man or with Annie. Again, if it is said that she was beating her daughter because she was drunk. अब surface structure में ये चीज क्लियर है कि whether the woman was drunk or her daughter was drunk, लेकिन जो डीप स्ट्रक्चर में ये चीज क्लियर है, सरफेस स्ट्रक्चर में ये चीज एम्बिगुअस है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एम्बिगुइटी, कि जिसमें चीजें मतलब चार्ली ने विंडो तोड़ी या विंडो को चार्ली ने तोड़ा, इसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है। वही है जिसको हमने मुख्तलिफ तौर पे हमने सरफेस स्ट्रक्चर पे मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर दिया। यहां पे एम्बिग्विटी है, और एम्बिग्विटी कहां पे होगी? उस सरफेस स्ट्रक्चर में जो कि डीप स्ट्रक्चर का हमें आइडिया नहीं है। तो डीप स्ट्रक्चर में उसका क्या मीनिंग था? तो दीज आर ट्री डायग्राम्स। अब ट्री डायग्राम से आपके सिंटैक्स के हवाले से क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन एटलीस्ट वी शुड नो देम। तो इसमें ये जो आर्ट है, दैट स्टैंड्स फॉर आर्टिकल, एन स्टैंड्स फॉर नाउन, एनपी फॉर नाउन फ्रेज। आपसे जो लिंग्विस्टिक्स पढ़ चुके हैं, ये पढ़ने उनको आइडिया है इस चीज का। सो दिस इज अ बेसिक ट्री डायग्राम इन फ्रंट ऑफ अस, अ बेसिक स्ट्रक्चर। ये नाउन फ्रेज है हमारे पास, द गर्ल, क्योंकि बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट इज द नाउन, द गर्ल। उसके स्टार्ट में हमारे पास एक आर्टिकल है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे घर सा बना हुआ पर एनपी लिखा है साथ आर्टिकल और नाउन। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, द बिगिनिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्री डायग्राम, जिसमें एनपी ऊपर है और आर्टिकल नीचे है। एक तरफ गर्ल है, एक तरफ द आर्टिकल है। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स वन। द गर्ल सॉ अ डॉग। जब ये बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि बेसिकली इट इज अ सेंटेंस। अब सेंटेंस में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास नाउन फ्रेज है जिसमें द गर्ल है, और दूसरा वर्ब फ्रेज है जिसमें सा अ डॉग, और उसके अंदर फिर हमारे पास एक नाउन फ्रेज है जिसे हमने पहले पढ़ा, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज। ये हमारे डीप स्ट्रक्चर में है, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज अगेन। तो नाउन फ्रेज क्या बन गया? नाउन फ्रेज को फर्दर बाइफरकेट किया तो आर्टिकल में द आ गया और नाउन में गर्ल आ गया। वर्ब फ्रेज को हमने जब बाइफरकेट किया तो उसमें से नाउन फ्रेज अलग कर दी, और वर्ब फ्रेज में हमारे पास सॉ आ गया और आ डॉग आर्टिकल और नाउन आ गया। ये आपसे ना पूछा जाएगा ना यहाँ पे आपको इस तरह डिटेल इसकी इस तरह आइडिया होगा, लेकिन वी शुड नो कि ये चीजें किसके लिए स्टैंड करती हैं। एनपी क्या होता है, वीपी क्या होता है, प्रो फॉर प्रोनाउन, आर्ट फॉर आर्टिकल, डी है तो दैट इज फॉर डिटर्मिनर, सी है दैट इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, कॉम्प्लीमेंटाइजर।
दिस इज अ लॉन्गर सेंटेंस। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो एक सेंटेंस है जिसमें से नाउन है, नाउन में से प्रोनाउन आया। फर्दरमोर फिर हमारे पास एक वर्ब फ्रेज है जिसमें से वर्ब निकल के फिर कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज है जिसमें, तो ये इस तक करते करते एंड तक एक लंबा सेंटेंस है। नाउ कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अब अगर हम इस ट्री डायग्राम बना रहे हैं तो ये ट्री डायग्राम बन रही है बेस कर रही है हमारे उस डीप स्ट्रक्चर के ऊपर। जो एक चीज हमने देखी, अगर मुझे समझ ही नहीं आ रही कि एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला, कि इसमें एनी के पास अम्ब्रेला थी या मैन के पास अम्ब्रेला थी, तो मेरा डीप स्ट्रक्चर भी खराब होगा, मैं उस बारे में यानी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, यानी मैं उस डीप स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाऊंगा बेसिकली। तो जब हम कहते हैं कि चार्ली ब्रोक द विंडो और विंडो वाज ब्रोकन बाय चार्ली, मीनिंग सेम है, उसके मीनिंग सेम है, लेकिन हम ट्री डायग्राम जो बनाते हैं उसके अंदर चेंज आएगा। सो ट्री डायग्राम इज डिफरेंट। विंडो वाज ब्रोकन बाय चार्ली, इसकी ट्री डायग्राम डिफरेंट बनेगी, एंड चार्ली ब्रोक द विंडो, उसकी ट्री डायग्राम डिफरेंट है। सो इस लेवल पे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लेवल पे इन चीजों की अंदर चेंज आती है। वैसे चार्ली ब्रोक द विंडो और विंडो वाज ब्रोकन बाय द चार्ली, दे आर सेम थिंग, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।